हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मेरा नाम है साजिद और दोस्तों आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई क्लास के साथ। दोस्तों आज हम बात करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 3 धातु और अधातु। दोस्तों धातु और अधातु से संबंधित आज हम पढ़ेंगे कि धातु और अधातु के बारे में आज आपको सभी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों वीडियो आगे देखने से पहले जो चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आप कक्षा 10 की बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम अपने चैनल पर कक्षा 10 से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो देखिए सबसे पहले मैंने एक पॉइंट लिखवा रखा नोट करके, NOT नोट। नोट का मतलब क्या है दोस्तों, ये सभी नोट्स मैंने पहले ही ऑलरेडी बना चुका हूं, तो आप इसमें से देखकर पढ़ते रहिए। नोट यानी वर्तमान में 118 तत्व हैं, यानी वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है दोस्तों, यानी वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है, जिसमें से 90 से ज़्यादा धातु, यानी टोटल हमारे पास 118 तत्व है जिसमें 90 से ज़्यादा धातु हैं तथा 22 अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को ध्यान रखना कि वर्तमान में कितने तत्व हैं। वर्तमान में 118 तत्व हैं जिसमें से 90 से ज़्यादा धातु हैं, 22 अधातु हैं और क्या नाम और दोस्तों हमारे कुछ है उपधातु। तो मैं आप इस पॉइंट को जरूर लिख लेना कि टोटल है हमारे पास 118 तत्व। कितने? 118 तत्व हैं। 118 तत्व में से दोस्तों हमारे जो 90 प्लस तो हमारी क्या है धातु, यानी 90 प्लस धातु है दोस्तों। इसमें ही 90 प्लस धातु है दोस्तों, और हमारी 22 क्या है, 22 हमारी अधातु और यानी अन्य, यानी कुछ हमारी है क्या उपधातु। दोस्तों ये उपधातु की लेने की कितनी है, लेकिन हमारी ये है। तो अब इनका ध्यान रखना कि 118 तत्व है जिसमें 90 धातु हैं, 22 अधातु हैं और कुछ उपधातु हैं। आप इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे। अगला पॉइंट है कि आप हेडिंग डालेंगे कि धातु। धातु क्या होता है, तो दोस्तों धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम धातु, तो वह पदार्थ जो कठोर, चमकीला, आघात वर्धीय तथा तन्य और धात्विक तथा उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, धातु कहलाता है। यानी दोस्तों एक बार और पढ़िए, यानी वह पदार्थ, यानी किस धातु के बारे में कह रहा। आप अगले हेडिंग डालेंगे कि धातु। धातु हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि वह पदार्थ जो कठोर, यानी जो पदार्थ कठोर होता है, चमकीला यानी जो कठोर भी होगा, चमकीला, आघात वर्धीय, आघात वर्धीय का मतलब दोस्तों वो चोट को सह सकता है, तथा तन्य, तन्य का मतलब दोस्तों उसमें खींचने का गुण होता है, तथा धात्विक और उष्मा, धात्विक तथा उष्मा, धात्विक और उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। यानी दोस्तों वो धात्विक भी होगा, यानी धातु होगा, उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है तथा धातु कहलाता है। यानी मैं आपको बताऊंगा कि धातु कैसा होता है आगे, जैसी धातु के गुण चलेंगे ना मैं उसको बताऊंगा। चलो मैं एक बार बता दूं कि वह पदार्थ जो कठोर, यानी अगर आपके पास कोई धातु है तो धातु कैसी होगी, धातु कठोर होगी। तो हम ध्यान रखना कि वह पदार्थ जो कठोर, चमकीला, यानी आप ध्यान रखें कि जो पदार्थ कठोर, चमकीला, आघात वर्धीय। आघात वर्धीय का मतलब दोस्तों अगर मैं आपको कहूँ कि एक लोहा है, लोहे के ऊपर जब आप हथौड़े से वार करते हैं तो वो उस क्या नाम लिख रहा है, वो ऐसा नहीं होता कि उसमें बिखर के एकदम छीन बीन हो जाएगा। लोहा जो होता है वो क्या करता है, हथौड़े की चोट को सह ले जाता है। तो ये इसका मतलब होता है आघात वर्धीय। आघात वर्धीय का मतलब यानी चोट को सह लेना, तथा तन्य, तन्य का मतलब होता है दोस्तों खींचना। अब अगर आपसे मैं कहूँ कि लकड़ी को आप खींचे, तो दोस्तों जब आप लकड़ी को ऐसे खींचेंगे तो लकड़ी क्या होगी, लकड़ी टूट जाएगी ना। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आप एक ग्राम सोना लीजिए और सोने को खींचे, तो दोस्तों एक पॉइंट मैं आपको आगे आने वाली क्लास में लिखाऊंगा कि 1 ग्राम सोने से कितना 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है कि धातु इतनी ज़्यादा खींच जाती है। तो ध्यान रखेंगे। उससे अगला आता है धात्विक है, धातु के गुण पाए जाते हैं तो धात्विक हो लगा, और उष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। सुचालक एक शब्द होता है, सुचालक एक होता है कुचालक, सुचालक एक होता है कुचालक। दोस्तों नहीं समझ लीजिए सुचालक क्या होते हैं। दोस्तों सुचालक वे होते हैं जिसमें वो कार्य हो सके। वो कार्य का मतलब जैसे अगर सुचालक है तो उसमें क्या होगा, क्या उष्मा तथा विद्युत के सुचालक, उष्मा भी बहेगी और विद्युत। उष्मा का मतलब क्या होता है दोस्तों, आग। उष्मा का मतलब जैसे हम किसी से उष्मा लेते हैं, सपोज करिए कि मैं आपको एक लोहे की छड़ दूं, लोहे की छड़ है और जो आपके घर जहाँ भी खाना बनता होगा, चाहे तो गैस चूल्हे बनता हो या खाना उस पर बनता हो दोस्तों, तो अगर आप उस लोहे की छड़ को उसमें रख देंगे लोहे में, तो अगर आपने उसका अगला सिरा रखा है ना, अगला सिरा रखा है उसमें आग में, तो सहज क्या होगा, सहज इलेक्ट्रॉन का प्रभाव पीछे की साइड आ जाएगा और जो होंगे ना वो पीछे की तरफ से भी वो गर्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि उष्मा की सुचालक, यानी उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती है। सुचालक की ये डेफिनेशन है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच सकती है। तो उष्मा क्या होगी, एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएगी। उसके बाद में विद्युत, विद्युत का मतलब क्या होता है, विद्युत का मतलब होता है दोस्तों बिजली। क्या, बिजली। विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत दोस्तों सपोज करें कि मैं आपको एक लकड़ी दूं और लकड़ी से कहूं कि आप इस तार को पकड़िए
यानी लकड़ी से किसी भी बिजली के तार में मारिए, तो जब आप मारेंगे तो आपको कोई करंट नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको वहीं एक लोहे की छड़ दूं और आपसे कहूं कि अब इस तार पर, नंगे तार पर मारिए, तो क्या होगा, उसमें करंट हो जाएगा। किसके करंट द्वारा आएगा, क्योंकि जो हमारे जो धातु होती है ना, वह विद्युत, उसमें इलेक्ट्रॉन का सुचालक होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का आवा प्रभाव होता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की तरफ जाएंगे तो उसमें विद्युत धारा भी बहेगी। तो आप ये सभी पॉइंटों को ध्यान रखेंगे। तो क्या है, वह पदार्थ जो कठोर, चमकीला, आघातवर्धीय, तन्य तथा और धात्मिक तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, धातु कहलाते हैं। तो आप ये सारे पॉइंट लिख लेंगे। इसके बाद है जैसे करके धातु के कुछ उदाहरण है, जैसे करके दोस्तों सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, बोरियम हो गया। दोस्तों मैंने क्या बताया था, 90 से ज़्यादा धातु है, तो मैं कुछ ही धातु के मैंने यहाँ नाम लिखे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, एल्युमिनियम, कैल्शियम, बोरियम। ये हमारे किसका उदाहरण है, ये सभी हमारे धातु के उदाहरण है। दोस्तों इनके क्रमांक भी ध्यान रखना, प्रतीक। जैसे हमारा सोडियम है, सोडियम का प्रतीक क्या है, सोडियम का प्रतीक हमारा Na है, पोटेशियम का K है, मैग्नीशियम का Mg है, लोहे का Fe है, एल्यूमिनियम का Al है, कैल्शियम का Ca है, और बेरियम का क्या है, बोरियम में बेरियम का क्या है दोस्तों, Ba है। तो दोस्तों और भी डेड इत्यादि का मतलब है और बहुत सारे हैं, लेकिन हम कुछ ही यानी कुछ ही पढ़ेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि धातुओं के उपयोग, यानी धातुओं के उपयोग। अगर हम अपने आसपास देखते हैं कि धातुओं से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे करके धातुओं से इमारत, यानी हमारी जो बिल्डिंगें होती है, क्योंकि दोस्तों सभी धातुओं का काम होता है, इमारत, पुल, रेलगाड़ी, रेल पटरी, समुद्री जहाज, गाड़ियाँ, घर में उपयोग होने वाले बर्तन, आभूषण, मशीन के पुर्जे आदि के निर्माण में किया जाता है। तो धातुओं का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आप कहते हैं धातुओं से इमारत भी बनाई जाती है, पुल भी बनाए जाते हैं, रेलगाड़ी बनाई जाती है, रेल बनाई जाती है, रेलगाड़ी, रेल की पटरी, क्या रेल की पटरी, समुद्री जहाज भी तो दोस्तों धातु से बनाए जाएंगे, गाड़ियाँ, उसमें लोहे का प्रयोग तो होता है ना। जो भी मैंने बताया कि इमारत, पुल बना, अगर सपोज करो आपको इमारत बनाना है तो उसमें लोहे का प्रयोग होगा नहीं होगा, जब इमारत बनाएंगे उसका लैंटर वगैरह डालेगा, उसमें सरिये का प्रयोग होगा नहीं होगा। पुल बना रहे तो दोस्तों उसमें लोहे के पिलर आते हैं नहीं ना आएंगे। रेलगाड़ी, आप रेलगाड़ी देखते हो, रेलगाड़ी किससे बनी होती है, वही उससे ही तो बनी होगी, धातु से, यानी लोहे की से ही तो बनी होगी। रेल पटरी, रेल की पटरी, जो रेल की पटरी होती है उसके ऊपर धातु की एक परत लगी होती है नहीं, जो जिस पर लोहे उसकी एक तो पहले लकड़ी लगी रहती है, उसके ऊपर यानी लोहा लगा रहता है। समुद्री जहाज का मतलब जो आपके यानी पानी वाले जहाज है वो समुद्री जहाज। गाड़ी, यानी गाड़ी अभी घर में उपयोग होने वाले बर्तन, यानी घर में आप कितने कुछ भी बर्तन देख लीजिए, सारे क्या है, वो सभी धातु के उदाहरण है। आभूषण का मतलब सोना, चांदी, ये सब क्या है दोस्तों, ये हमारी धातु तो है, घर में उपयोग होने वाले बर्तन दोस्तों, चांदी का, पीतल का, लोहे का, सिल्वर का, स्टील का, टीन का, ये सब क्या है, ये सभी यानी है तो धातु ही तो है। आभूषण, मशीन के पुर्जे, मशीन भी बना सकते हैं, मशीन के पुर्जे भी आदि का निर्माण में किया जाता है। तो आप धातु के गुण में डाल सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक धातु के गुण में लिख सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अधातु की। वह पदार्थ जो नरम, भंगुर, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक एवं अधौनिक होते हैं, वे अधातु कहलाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, वह पदार्थ जो नरम, भंगुर, उष्मा तथा विद्युत के सुचालक एवं धात्विक अधौनिक होते हैं, अधातु कहलाते हैं। अब मैं बताऊँगा क्या, जो नरम, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि नरम, दोस्तों एक हमारी प्लास्टिक की हमारी अधातु, तो हमें पता है कि प्लास्टिक हमारी नरम भी होती है, तो हम उसे मोड़ तोड़ भी सकते हैं। उसके बाद में भंगुर, यानी अगर हम उस पर वार करें, अगर मैं सपोज करो मैं प्लास्टिक को रख के, प्लास्टिक को यहाँ रखा मैंने दोस्तों, ऐसा करा, प्लास्टिक रखा और एक हथौड़े से इस पर वार करूँगा तो क्या होगा दोस्तों, यह क्या होगा, यानी प्लास्टिक का क्या होगा, प्लास्टिक एकदम छीन भिन हो जाएगी। भंगुर का मतलब एकदम बिल्कुल बिखर जाएगी। उष्मा तथा विद्युत के कुचालक का मतलब उसमें उष्मा और विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते। सपोज करो मैं आपको प्लास्टिक दूँ और मैं कहूँ कि इसे बिजली पे मारिए, तो क्या होगा, उसमें करंट दौड़ेगा नहीं। उसके बाद में अगर मैं वहीं आपसे कहूँ कि जो हमारी जो प्लास्टिक है या लकड़ी है, वो क्या, अगर मैं उसे क्योंकि उसमें आप आग में रख दीजिए दोस्तों, जो सिरा आप उसका आग के ऊपर रखोगे या आग में रखोगे वही सिरा जलेगा, पिछले वाले सिरे पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये विद्युत के कुचालक एवं अधौनिक, अगर हम अधातुओं को आपस में पीटेंगे तो वे इतनी ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न नहीं करेंगी जितनी की यानी धातु करते हैं। तो वे सभी क्या कहलाते हैं, वे सभी हमारे अधातु कहलाते हैं। अब अधातु के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन दोस्तों, और भी अगले पेज पर हम अगले पेज पर पढ़ेंगे। तो आप यहाँ से यहाँ तक नोट कर लीजिए कि वह पदार्थ जो नरम, भंगुर, उष्मा तथा विद्युत के कुचालक एवं ध्वनिक होते हैं, वे अधातु कहलाते हैं। अब चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर, जैसे करके आप उदाहरण कर लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसके बाद में नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब ये सभी हमारे धातुओं के उदाहरण है। नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आयोडीन सब हमारे क्या अधातुओं के उदाहरण है। अब देखते हैं अधातुओं का उपयोग। तो दोस्तों जैसे ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, यानी अधातुओं के उपयोग में नंबर 1 करके लिखेंगे कि जो ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। श्वसन के साथ इसे हम अंदर की तरफ खींचते हैं। दोस्तों जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हम क्या छोड़ते हैं दोस्तों, जब हम सांस लेते हैं तो हम O2 यानी O2 का मतलब ये तो हम क्या करते हैं,
ग्रहण करते हैं। और दोस्तों क्या CO2, CO2 का मतलब क्या होता है, यू क्या हम CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इसे क्या करते हैं, इसे छोड़ते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे जब हम भी वो सांस लेंगे तो O2 ग्रहण करेंगे और CO2 छोड़ेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल सेम टू सेम क्या करा, ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है, यानी जो ऑक्सीजन है वो हमारे जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है। श्वसन के समय जब भी हम सांस लेते हैं, तो हम सांस लेते हो तो हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इसे अंदर की तरफ खींचते हैं। और जो हमारा दोस्तों ये है, दोस्तों हमारा जो ऑक्सीजन है हमारा अधातुओं का उदाहरण है, यानी अधातु के अंदर आता है ऑक्सीजन। तो क्या होगा, अधातु के उपयोग में हमारा नंबर 1 करके लिखा कि ऑक्सीजन को हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, श्वसन के समय में सब अंदर की ओर खींचते हैं। अब नंबर 2 देखेंगे कि नाइट्रोजन का उपयोग, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों में इसका प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग उर्वरकों में किया जाता है। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन है इसका उपयोग कई में उर्वरकों में किया जाता है। उर्वरक का मतलब जो हमारे खाद वगैरह बनते हैं ना दोस्तों खेत के लिए, उसका प्रयोग किया जाता है। नंबर 3 क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। दोस्तों मैं आपको एक उदाहरण दिख रहा होगा कि हमारा जो अधातु का उदाहरण है क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब Cl। तो इसका उपयोग किस में किया जाता है, क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो क्लोरीन का उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। नंबर 4 आयोडीन का उपयोग, आयोडीन का मतलब ये रहा ना दोस्तों, आयोडीन का उपयोग एंटीबायोटिक में घाव पर किया जाता है। नहीं दोस्तों, एंटीबायोटिक में घाव पर किया जाता है। जो आयोडीन है दोस्तों उसका उपयोग क्या, यानी जो हमारे घाव हो जाता है उस पर भी किया जाता है। तो दोस्तों आप इसे भी ध्यान रखिएगा, आयोडीन का उपयोग घावों पर, एंटीबायोटिक में घावों पर किया जाता है, लगाया जाता है, ऐसा करके लिख सकते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे धातु और अधातुओं में अंतर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है धातु और अधातुओं में अंतर। एक तरफ आप धातु डाल लेंगे, एक तरफ अधातु, एक तरफ धातु, एक तरफ अधातु। सबसे पहले नंबर 1 करके लिखेंगे धातु, जैसे मरकरी, धातु मरकरी Hg पारे को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती है। तो एक अपवाद है, या आप कुछ भी मान लीजिए कि जो मरकरी है ना हमारी धातु है, लेकिन क्या है वो कठोर होती है। तो मरकरी Hg पारे को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती है। तो आप ध्यान रखना कि जो हमारा मरकरी है ना, मरकरी, इसका फॉर्मूला क्या है, मरकरी या पारा, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है Hg, इसका फॉर्मूला क्या है Hg। तो मरकरी Hg पारे को छोड़कर, यानी मरकरी को हम Hg भी लिख सकते हैं, पारे को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती है। क्योंकि मैंने बताया कि सभी धातु क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन मरकरी कैसी धातु है, एक धातु होते भी पारे, यानी उसमें द्रव अवस्था में पाई जाती है। नंबर 2 अधातु तीनों अवस्था में होती है, ठोस द्रव गैस, यानी जो अधातु हमारी तीनों अवस्था में ज़्यादातर पाई जाएंगी। नंबर 2 धातुएं तन्य और आघात वर्धीय होती है। तन्य का मतलब इन्हें खींच भी सकते हैं और ये चोट भी सह सकती है। अधातु के अंदर लिखें अधातु तन्य और आघात वर्धीय नहीं होती, नहीं तो दोस्तों हम इन्हें खींच सकते हैं और नहीं ये चोट को सहन कर सकती। तो धातुएं तन्य और आघात वर्धीय होती है, अधातुएं तन्य और आघात वर्धीय नहीं होती। नंबर 3 धातु में चमक पाई जाती है। जो धातु होती है ना उसमें क्या, धातुओं में चमक पाई जाती है। और इसमें लिखेंगे कि अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। दोस्तों जो धातु होगी, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक तरफ मैं सोने को रख दूँ और एक तरफ लकड़ी को रख दूँ, तो कौन सी ज़्यादा चमकेगी, आप सभी समझदार हैं कि आप बता देंगे कि भैया सबसे ज़्यादा चमकेगी हमारी क्या, यानी सोना चमकेगा। तो यह कि धातुओं में चमक पाई जाती है। जो धातु है उनके अंदर क्या होता है, चमक पाई जाती है। अधातु में चमक नहीं पाई जाती, जो हमारे अधातु उसमें क्या चमक नहीं पाई जाती। नंबर 4 धातुओं का घनत्व अधिक होता है। जो धातु होते हैं ना उनका घनत्व क्या होगा, अधिक होता है, और अधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है। तो धातुओं का घनत्व अधिक होता है और अधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जो धातु ऑक्साइड है ना उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, जबकि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो ध्यान रखना, धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो दोस्तों धातु और अधातु में अंतर के 4-5 पॉइंट है, आप इन्हें नोट कर लीजिए एक बार और देखिए। सभी धातुएं कठोर होती हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है। अगर मैं बात करूँ धातुएं कैसी होती है, धातुएं कठोर होती है, लेकिन एक ऐसी पारा है जो कि कैसे होती है, आप कमेंट करके बताएंगे, द्रव अवस्था में होता है। अधातु तीनों अवस्था में पाई जाती है ज़्यादातर ठोस द्रव गैस में। धातुएं तन्य और आघात वर्धीय होती है। तन्य का मतलब इन्हें हम खींच भी सकते हैं और इन्हें पीट भी सकते हैं। पीट का मतलब इन्हें पीट यानी चोट भी सह सकती हैं। अधातुएं तन्य और आघात वर्धीय नहीं होती। अधातु को आप सपोज करें, आप एक लकड़ी को, एक प्लास्टिक को, किसी को जो भी हमारी अधातु है उस पर चोट मारिए वो बिखर जाएगी, नहीं तो वो और ना ही वो खिंचेगी। तो अधातु तन्य और आघात वर्धीय नहीं होती। धातुओं में चमक पाई जाती है। जो हमारी धातुओं में क्या होगी, उनमें चमक पाई जाती है, जबकि अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती। अधातु में चमक नहीं पाई जाती। धातुओं का घनत्व अधिक होता है। जो धातु है ना उनका घनत्व क्या है, उनका घनत्व अधिक होता है, जबकि अधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है। अधातुओं का घनत्व बहुत कम होता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। जो धातु ऑक्साइड है उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है।
तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो ध्यान रखना कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, जबकि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। अब डालते हैं धातुओं के भौतिक गुण, यानी धातुओं के भौतिक गुण। दोस्तों जिस तरह से हमने यानी अभी तो हमने धातुओं के उपयोग पढ़े थे, अब डालेंगे धातुओं के भौतिक गुण, के धातुओं में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों सारे भौतिक गुण इंपॉर्टेंट है, आप हेडिंग डालकर लिखते रहिए, यानी आप नंबर 1 करके लिखेंगे भौतिक स्थिति। धातुएं सामान्यतः कठोर व ठोस होती हैं। जो धातु है आप सभी जानते हैं कि धातु सामान्यतः कठोर व ठोस होती हैं, तो आपको ये पॉइंट याद हो गया कि जो धातुएं होती है वो सामान्यतः कठोर व ठोस होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है, धातु का गलनांक अधिक होता है। यानी दोस्तों जैसे अगर मैं बात करूँ कि हमारा लोहा है, लोहा का क्या नाम लिख रहा है दोस्तों, प्रत्येक धातु की कठोरता, लोहा कुछ यानी लोहा ज़्यादा कठोर है, लेकिन जैसे मैं पारे की बात कर रहा हूँ पारा कम कठोर है। अगर मैं आपको एक चाकू दूँ, अगर मैंने एक तरफ एक लोहे का पीस रखा, एक तरफ पारा रखा, तो अगर मैं कहूँ कि चाकू को आप लोहे से काट दोगे, यानी सॉरी लोहा है आप उसे चाकू से काट दोगे, नहीं काट सकते, लेकिन पारे को क्या हम चाकू से काट सकते हैं। तो वो कह रहा है धातु सामान्य कठोर व ठोस होती है। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। जो प्रत्येक धातु है ना उसकी कठोरता अलग होती है, कुछ धातु की कठोरता अलग होती है, कुछ की अलग होती है। तो प्रत्येक धातु की कठोरता क्या होती है, अलग अलग होती है। धातुओं का गलनांक बहुत अधिक होता है। जो धातु होती है उनका गलनांक क्या होगा, उनका गलनांक बहुत अधिक होता है। अब नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 2 है, हेडिंग डालिए चमक होती है। तो अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। धातु के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। यानी जो धातु है ना अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातुओं के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। तो आप चमक के बारे में लिख सकते हैं कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है, धातुओं के इस गुण धर्म को धात्विक चमक कहते हैं। अब नंबर 4 यानी नोट करके लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा चमकदार धातु सिल्वर या एजी होता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज़्यादा चमकदार धातु कौन सी है, तो आप क्या लिखेंगे कि सबसे ज़्यादा चमकदार धातु हमारी सिल्वर यानी एजी होती है। हमारी सबसे ज़्यादा चमकदार धातु सिल्वर या एजी होता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे आघात वर्धीय। आघात वर्धीय का मतलब है तो दोस्तों यानी ये चोट से धातु को पीटकर पतली चादर में बनाई जा सकती है। इस गुण को आघात वर्धीय कहते हैं। आघात वर्धीय आपके सामने गुण क्लियर होगी कि आघात वर्धीय क्या होता है। ये जब धातु कोई भी धातु लेंगे, अगर हम उसे पीटेंगे तो उसे पतली चादर के रूप में बदल सकते हैं, बनाई जा सकती है। इस गुण को आघात वर्धीय कहते हैं। सबसे ज़्यादा आघात वर्धीय सोना व चांदी होता है। तो आप इसको भी नोट कर लेना कि सबसे ज़्यादा आघात वर्धीय सोना और चांदी होता है। ये मोस्ट यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसी यानी पूछे कि सबसे ज़्यादा चमकदार धातु कौन सी है, तो सिल्वर, और सबसे ज़्यादा आघात वर्धीय धातु कौन सी है, तो सोना व चांदी होता है। अब देखेंगे अगला देखेंगे तन्यता। धातु को पतले तार में बदलने की क्रिया को तन्यता कहते हैं। जो धातु हैं इन्हें पतले तार में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो धातुओं को पतले तार में बदलने की क्रिया को तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होती है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तो धातुओं को पतले तार में बदलने की क्रिया को मैंने बताया था कि जो धातु होते हैं हम खींच कर लंबा कर सकते हैं। तो धातुओं को पतले तार में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होती है और 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर का मतलब दोस्तों काफ़ी लंबा तार बनाया जा सकता है। तो आप ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा चमकदार धातु तो सिल्वर। अगर हम बात करें कुछ पॉइंट लिख लें, जैसे ज़्यादा चमकदार कौन सी है, तो वो है हमारी सिल्वर। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा तन्य तो कौन सी, ज़्यादा तन्य सोना व चांदी कह रखी ना। सबसे ज़्यादा आघात वर्धीय सबसे तन्य तो दोस्तों सोना होगा, क्योंकि सोना क्या है, सोना है 1 किलो में यानी जो सोना है 1 ग्राम सोने से क्या बना लेंगे, 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु होती है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। अगर सबसे ज़्यादा आघात वर्धीय तो सोना में चांदी होता है, सबसे ज़्यादा मार को यही झेल सकता है। इसके बारे में देखते हैं कि चालकता। धातु विद्युत व उष्मा की सुचालक होती है। जो धातु है ना वे विद्युत तथा उष्मा की सुचालक होती है। यानी इनमें मैंने बताया था कि इनमें उष्मा का प्रवाह क्या, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होगी, बिजली इसमें विद्युत दौड़ सकती है। तो मैंने बताया था ना कि धातु जो क्या होगी, धातुएं उस विद्युत व उष्मा की अच्छी सुचालक होती है। इसमें यदि धातु में विद्युत धारा और उष्मा अच्छी तरह से बह सकती है। अब नोट करके लिखेंगे कि सिल्वर व कॉपर अच्छे सुचालक होते हैं,
लेड, लेड का मतलब आपको क्या, लेड का मतलब पीबी व मरकरी Hg उष्मा के कुचालक होते हैं। तो आप एक नोट पर दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया कि नोट करके लिख लेंगे, NOTE नोट, के जो हमारा लेड, लेड का सूत्र क्या हमारा, पीबी, क्या हमारा पीबी व पारा, पारे का मतलब क्या है Hg, लेड पीबी व पारा Hg क्या होंगे हमारे, लेड पीबी व पारा Hg हमारे क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं, क्या नाम लिख रहे हैं, कुचालक, क्या होते हैं, कुचालक। ये दोस्तों सुचालक नहीं, कुचालक होते हैं। और ये जब भी क्या होता है, ये हमारी धातु होने के बाद भी क्या होंगे, धातु है दोस्तों, ये हमारी क्या है, हमारी धातु है, लेकिन धातु होने के बाद भी क्या है, ये धातु होने के बाद भी उष्मा के कुचालक हैं। तो आप ध्यान रखना कि नोट यानी पूछ लेता है कि बहुत सी बार कि ऐसी दो धातुओं का नाम बताइए, ऐसी दो धातुओं का नाम बताइए जो कुचालक हैं। तो किसका नाम लिखेंगे, लेड का, लेड का मतलब पीबी और पारे का मतलब Hg, पारा और Hg ऐसी दो धातु हैं। अब देखते हैं ध्वनिक, ध्वनिक का मतलब, अगर ध्वनिक की देखिए, सामने तो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, नहीं जब भी धातु को सामान्यतः धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, जब भी धातु की सतह टकराएगी तो क्या होगी, आवाज़ उत्पन्न होगी। तो सामान्यतः धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि जब भी धातुएं कठोर सतह से टकराएंगी तो क्या होगी, आवाज़ उत्पन्न करती है, कहते हैं इन्हें ध्वनिक कहते हैं। अब अधातुओं के भौतिक गुण, जिस तरह में धातु के भौतिक गुण पढ़े उसी तरह से अधातु के भौतिक गुण पढ़ेंगे। तो नंबर 1 करके लिखेंगे भौतिक स्थिति। अधातुएं सामान्यतः ठोस होती है या गैस भी हो सकती है, नहीं हमारी अधातु ठोस भी होगी, गैस भी होगी, द्रवावस्था में भी पाई जाएगी। तो अधातु सामान्यतः ठोस होंगी या गैस अवस्था में होंगी। ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव्य अवस्था में भी पाई जाती है। मैंने बताया ना कि हमारी जो धातु है वे कैसी, वे ठोस, द्रव्य, गैस तीनों अवस्था में पाएगी। तो हमारी ज़्यादातर धातु क्या होंगी, ज़्यादातर अधातु हमारी ठोस होती है और गैस होती है। तो हमारी धातु दो ही प्रकार से होती है, क्या तो हमारी ठोस हो सकती है या हमारी गैस हो सकती है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। आपको ध्यान रखना, नोट रखना कि पूछ लाए कि ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये ऐसी अधातु है जो गैस अवस्था में पाई जाती है। तो आप इस पॉइंट को भी लिख लेंगे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एक ऐसी अधातु है जो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये ऐसी अधातु है जो गैस अवस्था में पाई जाती है। नंबर 4, आयोडीन ऐसी अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। जो आयोडीन है ना, वो ऐसी अधातु है जो हमारी ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे कि आयोडीन ऐसी अधातु है जो हमारी ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो अगर मैं पूछूं कि ऐसी अधातु का नाम लिखिए जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, तो आप किसका नाम लिखेंगे, ब्रोमीन का। अगर मैं पूछूं कि ऐसी धातु का नाम लिखे जो गैस अवस्था में पाई जाती है, तो ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन भी, नाइट्रोजन भी, क्लोरीन भी, ये सब कैसी गैस अवस्था में पाई जाती है। अगर बात करूं मैं ऐसी अधातु का नाम पूछूं जो कि ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो आयोडीन ऐसी अधातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब इसमें ही आप नंबर 2 करके लिखेंगे चमक। चमक, अधातु में चमक नहीं पाई जाती। जो अधातु है ना, उसमें क्या होगी, चमक नहीं पाई जाती। तो आप ध्यान रखेंगे कि अधातु में क्या है, अधातु में चमक नहीं पाई जाती। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक भी पाई जाती है। तो मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था कि अगर मैं धातु को और अधातु को एक साथ रखूं तो जो धातु होगी वो ज़्यादा चमकदार होगी, अधातु कम चमकदार होगी। लेकिन अधातु के अंदर भी एक ऐसी धातु, अधातु के अंदर यानी अधातुओं में भी एक ऐसी अधातु पाई जाती है जो क्या होगी, चमक पाई जाती है। तो ध्यान रखना, नोट करके लिख लेना कि अधातुओं में आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आयोडीन एक ऐसी अधातु है जिसमें चमक पाई जाती है। इसके बाद लिखेंगे चालकता। चालकता का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉन का जाना। अधातु विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती हैं। जो हमारी अधातु है ना, विद्युत की भी और उष्मा की भी क्या होगी, कुचालक होगी। तो अधातु विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, जो हमारी अधातु है ना, वे विद्युत तथा उष्मा की कुचालक होती है। बताया ना कि ना तो इसमें हमारी अधातु में करंट दौड़ सकता और ना ही उष्मा जा सकती। तो अधातु विद्युत और उष्मा की कुचालक होती है। अब नोट करके लिखिए, कुछ पॉइंट नोट करके लिख लीजिए दोस्तों आप, कि जैसे कार्बन एक अधातु है। जो कार्बन है, जो हमारा क्या है, कार्बन एक अधातु है, परंतु इसका अपरूप हीरा उष्मा का अच्छा सुचालक होता है। जो हमारा कार्बन है ना, कार्बन एक अधातु है, ठीक है, हमने मान लिया कि कार्बन हमारा एक अधातु है, परंतु इसका अपरूप हीरा यानी कार्बन का अपरूप क्या होता है, कार्बन का अपरूप होता है हीरा, उष्मा का अच्छा सुचालक होता है। तो आप ध्यान रखना कि कार्बन एक अधातु है, परंतु इसका अपरूप हीरा उष्मा का अच्छा सुचालक होता है।
तो यानी हम अब दोस्तों इस वाले पॉइंट के विपरीत पॉइंट हो गया। कैसे विपरीत पॉइंट हो गया? हम अभी आप कह रहे थे कि अभी कहेंगे कि भैया अभी तो आप कह रहे थे कि जो अधातु होती ना वे विद्युत की और ऊष्मा की सुचालक नहीं होती, लेकिन दोस्तों कार्बन एक अधातु के अंदर आता है। कार्बन एक अधातु है, परंतु इसका अप्रूप, इसका अप्रूप का मतलब इसके जैसा ही, इसका अप्रूप यानी एक तत्व के कई सारे अप्रूप होते हैं, नाम होते हैं, तो इसका ही अप्रूप हीरा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है, उसमें ऊष्मा क्या होगी? अच्छी तरीके से बहेगी। और कार्बन का अप्रूप ग्रेफाइट है, जो कार्बन का अप्रूप है ग्रेफाइट, वह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, यानी वह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। तो आप इन दोनों पॉइंट को भी ध्यान रखना कि कार्बन का अप्रूप क्या? ग्रेफाइट, किसका? विद्युत का अच्छा सुचालक होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे अधातुएं सामान्यतः नरम होती है परंतु हीरा कठोर होता है। इसे भी लिखेंगे अधातुएं सामान्यतः नरम होती है परंतु हीरा क्या होता है? कठोर होता है। तो दोस्तों आप इनके अपवाद भी साथ के साथ लिखते चलिए। दोस्तों ये नोट बहुत ही मेहनत से बनाए गए हैं, तो इसलिए आप इन्हें सबको पॉइंटों को नोट करते चलते रहिए। इसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले पेज पर। अब दोस्तों आप अगली हेडिंग डालिए धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण, यानी धातु और अधातुओं के रासायनिक गुण। तो नंबर एक लिखेंगे आयन बनाने की प्रकृति। तो नंबर एक लिखेंगे आयन बनाने की प्रकृति। तो इसमें लिखेंगे कि धातु धनायन के निर्माण करती है क्योंकि धातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कि धातु क्या होती है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो क्या कहलाती है? धातु कहलाती है। तो धातु धनायन का निर्माण करती है। धातु किसका धनायन का निर्माण करती है? क्यों करती है? क्योंकि धातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। तो आप इस पॉइंट को जरूर याद रखना कि धातु क्या होती है? धनायन का निर्माण करती है। क्यों करती है? क्योंकि धातु की जो प्रकृति होती है ना वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। कैसे त्यागेगी इलेक्ट्रॉन? दोस्तों जैसे अगर मैं कहूँ कि धातु, आप एक तरफ लिखिए धातु और दूसरी तरफ क्या लिखिए? धनायन। एक तरफ लिखिए आप धातु और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम? धनायन। तो अगर मैं धातु लूँ, अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, सोडियम हमारी एक धातु है। दोस्तों जब हम सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सोडियम पे जितने भी इलेक्ट्रॉन निकालेगा इतना प्लस चार्ज आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्तों? एक। तो इस पर क्या आएगा? एक प्लस चार्ज आ जाएगा। तो बताओ एक धनायन का मतलब होता है दोस्तों प्लस चार्ज। क्या होता है धनायन का मतलब? प्लस चार्ज। तो हमने क्या लिखा? धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। क्योंकि धातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, इलेक्ट्रॉन त्याग करी धातु क्या? धनायन का निर्माण करती है। तो धातु धनायन का निर्माण करती है क्योंकि धातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। जैसे मैं अगर यहाँ लूँ मैग्नीशियम लो, तो मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बनेगा? Mg प्लस प्लस। क्यों बना? क्यों 2 चार्ज आए? क्योंकि दोस्तों मैग्नीशियम ने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। नंबर 2 अधातु। अब नंबर 2 लिखेंगे कि अधातु ऋणायन बनाती है क्योंकि अधातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। जो अधातु होती है ना दोस्तों, उनकी प्रकृति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की होती है और इसी कारण से अधातु ऋणायन बनाती है। तो आप इस पॉइंट को भी लिख लेना कि अधातु ऋणायन बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि अधातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की होती है। अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है। कैसे करती है? अगर मैं आपके सामने एक अधातु लिखूँ जैसे क्लोरीन में से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूँ, दोस्तों जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या होगा? तो दोस्तों इस पर क्या आएगा? Cl माइनस। तो आपको ध्यान रखना है कि अधातु की प्रकृति कैसी होती है? अधातु की प्रकृति अधातु ऋणायन बनाती है। क्यों बनाती है ऋणायन? क्योंकि अधातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, जो अधातु होती है ना वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जैसे क्लोरीन है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। लेकिन जैसे ही धातु में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही धातु पर क्या आएंगे? प्लस चार्ज आएंगे। तो दोस्तों आपको बस ये पॉइंट याद रखना है कि धातु जो होती है धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है और अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती है? यानी त्याग करनी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। क्योंकि धातु की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। तो अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाती है? ऋणायन बनाती है। जैसे मैं एक और उदाहरण लूँ, जैसे ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या बनेगा? OO माइनस। क्यों माइनस आया? क्योंकि इस पर 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं। ऐसे यहाँ जैसे हमें धातु की बात करें तो इस पर 2 प्लस आए थे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्यागे, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे, इसलिए इस पर ये चार्ज आया। अब बात करते हैं अगला। धातु व अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है तथा धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। क्या कह रहा? मैं ये कह रहा है कि धातु व अधातु, जो हमारी धातु है ना, धातु और अधातु,
धातु व अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, थोड़ा सा दोस्तों हम इसे ऊपर कर लेंगे और लिखेंगे कि धातु व अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है तथा अधातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। दोस्तों जैसे मैं अगर बात करूं धातु, क्या दोस्तों, धातु है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु ऑक्साइड बनेगा। अब धातु ऑक्साइड कैसे है, जैसे अगर मैं बात कर रहे हैं हम ले में सोडियम, सोडियम हमारी एक धातु है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, सोडियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, Na2O बनेगा, Na2O बनेगा। तो क्या होता है, ध्यान रखना, ये होता है हमारा क्षारीय। क्या होता है, क्षारीय। मैंने ये पॉइंट लिखा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है और धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो दोस्तों आप इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि बस धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। तो जैसे सोडियम एक धातु है हमारी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगी और सोडियम ऑक्साइड कैसा होता है, क्षारीय होता है। यानी आप इसे बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे दोस्तों, जैसे हमारा सोडियम यहाँ कितना है 1, यहाँ सोडियम कितने हो गए हमारे 2, तो हम सोडियम को 2 करने के लिए 2 लगाएंगे, ठीक है। हमारे यहाँ कितने ऑक्सीजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास 2, और यहाँ कितना है यहाँ 1, तो हम यहाँ 2 और लगा देंगे। तो हमारे में बताओ कि अब सोडियम कितने हो गए दोस्तों, हमारे हो गए सोडियम 4 और ऑक्सीजन हो गया हमारे 2। लेकिन हमारे यहाँ सोडियम कितने करने पड़ेंगे 4, तो हमें इससे 4 से गुना करनी पड़ेगी, हमारी हो गई अभिक्रिया बैलेंस। तो मैंने बस ये पॉइंट लिखवाया था कि मैं तुम्हें कि धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। धातु का ऑक्साइड अम्लीय होता है, धातु का ऑक्साइड कैसे दोस्तों, धातु का ऑक्साइड दोस्तों ये अम्लीय होता है। कैसे, धातु का ऑक्साइड अम्लीय, दोस्तों मेरे से गलत लिखा गया, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। यानी आप लिख लीजिए कि धातु का ऑक्साइड कैसा होगा, अम्लीय होता है। दोस्तों इसके साथ में बात करें धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाएगा, ये भी कैसा होगा, ये दोस्तों ये गलत लिखा है, ये अम्लीय होता है। इसके बाद में अधातु की जल से अभिक्रिया, तो धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं कि धातु जल से अभिक्रिया करेगा। जैसे ही धातु जल से अभिक्रिया करेगा, क्या धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। दोस्तों अब देखेंगे से अगले पेज पर करेंगे अभिक्रिया को। हमने क्या लिखा, हमने लिखा है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन बनाती है। तो धातु कोई भी ले लेंगे, जैसे दोस्तों हम पोटेशियम ले लें, पोटेशियम एक धातु है हमारी, जल के साथ अभिक्रिया, जल को मैं दोस्तों HOH लिख सकता हूँ क्योंकि एक अणु एरा एक अणु दो अणु हाइड्रोजन गैर एक, तो H2O जल बन जाएगा। इसके साथ में ब्रैकेट में आप इसे चाहे H2O लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा, धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो दोस्तों K और यहाँ से OH निकलेगा तो क्या बनेगा, KOH और प्लस का हाइड्रोजन का मतलब H2 बनाती है। दोस्तों इसे बैलेंस कर लेंगे। देखो पोटेशियम कितना, यहाँ 1 है, यहाँ भी पोटेशियम मिल सके, यहाँ हाइड्रोजन 1 और 1 2, यहाँ हाइड्रोजन 1 और 2 3 है, तो यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हम यहाँ क्या करेंगे 2 लगा देंगे। तो बताइए कि दोस्तों यहाँ पोटेशियम यहाँ कितने होगी का, यानी ये तो इतने ही है, पोटेशियम तो 1 ही है, लेकिन H भी दोस्तों यहाँ 2, देखो 2 तो है, 2 दूनी 4 है, और हमारे क्या नाम है ऑक्सीजन भी 2 है, तो H यहाँ 3 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे यहाँ 2 लगा देंगे। तो बताओ 2 H ये और 2 H ये, H 4 हो गया हमारे। अब ऑक्सीजन 2 यहाँ है, ऑक्सीजन 2 यहाँ है, लेकिन दोस्तों पोटेशियम यहाँ 2 हो गया, यहाँ कितने पोटेशियम यहाँ 1 है, अभिक्रिया हमारी बैलेंस होगी। तो ध्यान रखना, धातु जल से अभिक्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं दोस्तों। और बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, लेकिन हमें इतनी सारी अभिक्रियाएं नहीं करनी यार। अब अभिक्रिया है कि धातु, अगली अभिक्रिया है कि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती। तो नोट करके लिख लें कि अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती। अगर आपसे कोई पूछे कि अधातु जल से अभिक्रिया करती है तो आप कहेंगे अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करती। दोस्तों साथ में एक अभिक्रिया और कर लीजिए, जैसे हमारा एक फेमस उदाहरण है सोडियम वाला। सोडियम हमारी एक धातु है, इसकी किससे HOH, HOH का मतलब है हमारा क्या, जल, चाहे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं जल। HOH से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से Na निकलेगा, तो क्या बनेगा NaOH। NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन भी निकलेगी। अब इसे बैलेंस करेंगे, 2 इधर है, एक इधर है, एक इधर है, हाइड्रोजन 1 और 1 2, हाइड्रोजन 2 और 1 3, हाइड्रोजन ज़्यादा है तो हम यहाँ 2 लगा देंगे और 2 यहाँ लगा देंगे, तो 2 2 4 हो जाएंगे।
2 और 2 4 हो जाएंगे। ऑक्सीजन भी 2 है, ऑक्सीजन भी 2, लेकिन हाइड्रोजन सोडियम कितने, सोडियम यहाँ 1 है, यहाँ सोडियम 2 करने के लिए सोडियम 2 लगा देंगे। तो दोस्तों ये हमारी अभिक्रिया इसकी यानी इससे अभिक्रिया कर लेगा। इसके बाद में अधातु की अम्लों से अभिक्रिया। दोस्तों यानी क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्लास यहीं बंद करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। और दोस्तों इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके 10वीं के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई क्लास के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।